हेलो स्टूडेंट, एएस इलेक्ट्रिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है और ये जो सेकंड टॉपिक हमारा रिलेटेड है व्युत्पन्न राशियों से, ड्राइव्ड क्वांटिटीज से। इसमें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के फॉर्मूले देख रहे हैं और फार्मूले से ही उसकी डेफिनेशन बना रहे हैं और फार्मूले से ही हम उसके यूनिट्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और यूनिट्स में स्टूडेंट हम देख रहे हैं उनके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, और इन यूनिट्स के मध्य में क्या रिलेशन होता है उस रिलेशन को स्टूडेंट हम देख रहे हैं इसमें। और इस टॉपिक को स्टूडेंट हमने अब तक कंप्लीट किया है। क्षेत्रफल के बारे में हमने जाना, आयतन के बारे में जाना, दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में, कोणीय विस्थापन के बारे में, कोणीय त्वरण के बारे में, कोणीय वेग के बारे में, आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल के बारे में, बल के बारे में, दाब के बारे में। अब तक हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, दाब तक। अब नेक्स्ट इसमें आगे हम चलेंगे स्टूडेंट, बलाघूर्ण के बारे में जानेंगे, टॉर्क के बारे में जानेंगे और आगे देखेंगे इसमें विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये सभी के बारे में हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। अभी ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक चलेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल के सारे फॉर्मूले लिए जाएंगे और फॉर्मूले से ही उसके यूनिट बनाएंगे। यूनिट बनाने के बाद में उसकी डेफिनेशन भी साथ साथ हम देख रहे हैं इसके, और डेफिनेशन मिलेगी हमें और यूनिट्स मिलेगी और यूनिट्स के मध्य में क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा देखने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा लेंदी चलेगा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे पहले भी हमने बताया इसके बारे में। आप टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो चाहे नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी, टेक्निकल वाले के लिए बहुत विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपको पता ही होगा कि जैसे कि आरबीएनएल में TG2 की वैकेंसी चल रही है और PCL में भी TG2 की वैकेंसी आ गई है अब। तो आपको जी जान से लग जाना है और तैयारी बड़े ढंग से करना है आपको। आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप जो है पेपर को अच्छा फाइट कर सकते हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पेपर को अच्छा फाइट नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी ऑब्जेक्ट रख लें उनसे काम नहीं होने वाला आपका। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो स्टूडेंट अब आगे हम चलते हैं बलाघूर्ण पर। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बलाघूर्ण का फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले से फिर उसकी यूनिट बनाएंगे, डेफिनेशन बनाएंगे, ये सब कुछ देखते हैं इसमें। तो जैसा कि स्टूडेंट बलाघूर्ण का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है बल गुणा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला हो जाता है। जैसा कि ये टॉपिक है व्युत्पन्न राशि है हमारी जो है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है और ड्राइव्ड क्वांटिटी का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले से स्टूडेंट इसकी हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट बन जाएगी, बल और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी के किसको, गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट। अब यदि फॉर्मूला इसका सिंबल के रूप में देखें तो स्टूडेंट इसका सिंबल हो जाता है बलाघूर्ण। बलाघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क को स्टूडेंट हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टाउ बोलते हैं। तो टाउ बराबर स्टूडेंट बन जाता है हमारा, बल को इंग्लिश में बोलते हैं हम फोर्स, और फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी का मतलब है दूरी। दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, दूरी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस होती है। दूरी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बल को हम फोर्स बोलते हैं तो इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, सिंबल के रूप में फॉर्मूला बन जाता है, टाउ बराबर एफ इंटू डी। अब इसकी स्टूडेंट हमने फॉर्मूला देख लिया, परिभाषा देख ली। परिभाषा के बाद में अब हम देखेंगे यूनिट इसका जो है। तो सबसे पहले यूनिट हम चर्चा करेंगे इसके एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट कहें या एमकेएस यूनिट कहें, तो इसका स्टूडेंट एसआई यूनिट क्या बन जाएगा। एसआई यूनिट बनाने के लिए अब ये बल का हमने फॉर्मूला देखा और फॉर्मूले में दो क्वांटिटी आ रही हैं आपकी, एक तो बल आ रहा है और एक क्या आ रहा है, दूरी। तो इसमें आपको दोनों का क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। दोनों का यूनिट पता होगा तो आप टाउ का एसआई यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है।
तो जैसा कि स्टूडेंट वल के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, वल को काफ़ी डिटेल में जाना था। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन थी और सीजीएस यूनिट क्या थी, डायन थी, जो कि वैज्ञानिक के सम्मान में रखी गई थी। तो वल का स्टूडेंट फॉर्मूला होता था m/a। m को बोलते हैं मास और a को बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो मास को एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग मेजर करते हैं किलोग्राम में, और स्टूडेंट एक्सीलरेशन को हम मेजर करते हैं एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया है। आप एक्सीलरेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो एक बार और हम यहाँ बता देते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर का मतलब है कि वेग में किसका भाग लगा देना है, समय का भाग लगा देना है। परिवर्तन की दर का मतलब है समय से उस क्वांटिटी में क्या कर देंगे, हम भाग लगा देंगे तो वो उसके परिवर्तन की दर बन जाती है। तो किसके परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम, जो है वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और विस्थापन परिवर्तन की दर को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्या, विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर, तो विस्थापन में किसका भाग लगाना है, टाइम का भाग लगाना है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्या, वेग बोलते हैं। ठीक है। अब ये स्टूडेंट विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है स्टूडेंट दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी होती है, और लंबवत दूरी को एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। दूरी क्या होती है, एक अनिश्चित मार्ग की क्या होती है, ये लंबाई होती है। यहाँ से हम यहाँ तक चले तो इतना मार्ग हमने तय किया, तो इस संपूर्ण मार्ग की लंबाई को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, दूरी बोलते हैं। दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। इसको भी हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये संपूर्ण मार्ग की लंबाई है। तो लंबाई को स्टूडेंट हम किस में मेजर करते हैं, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग मीटर में मेजर करते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में, ये शॉर्टकट में मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो ये सारी क्वांटिटी आपको क्लियर हो गई। वेग का हम यूनिट कैसे निकालेंगे, वेग का यूनिट निकालने के लिए हमें किसका यूनिट लगाना पड़ेगा, विस्थापन का। विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है, लंबाई होती है। लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं, एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग मीटर में, और टाइम को एसआई पद्धति की अकॉर्डिंग सेकंड में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट वेग का ऐसा यूनिट क्या बन जाता है, मीटर अपॉन सेकंड, बोले तो मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का स्टूडेंट क्या बन जाता है, मीटर बट्टे सेकंड। वेग का लगा दिया हमने जो है। अब टाइम का क्या होता है, अपॉन सेकंड, तो सेकंड के पास में आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट किसका यूनिट बन गया, एक्सीलरेशन का। किसका बना, एक्सीलरेशन का। देखिए एक्सीलरेशन का हमने यही यूनिट लगाया है यहाँ। तो कुल मिला के स्टूडेंट आपको यदि फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना भी मैं बड़ा ट्रिक वे में आपको समझा रहा हूँ, बड़ा ट्रिकी वे में, एकदम सीक्वेंस से मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे बन के आया। पहले हमारा विस्थापन था, विस्थापन से बना वेग, और वेग से बना त्वरण। तो ये पूरे एक सीक्वेंस से हम आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बने हमारे जो है, उनको याद करने में हमें ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये यूनिट्स बन गए सबके जो है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है स्टूडेंट, हमारा बलाघूर्ण चल रहा है। तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला हमने देखा। अब इसमें एफ और डी आ रहे थे, दोनों के ऐसा यूनिट हमने क्या लगाए। ये यूनिट जो है स्टूडेंट किसके बराबर हुआ, ये यूनिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट है एफ का। एफ का कौन सा यूनिट है स्टूडेंट, ऐसा यूनिट है। और यही ऐसा यूनिट आपका किसके बराबर हो जाता है, न्यूटन के बराबर हो जाता है। ये वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, वैज्ञानिक के नाम को ही ऐसा यूनिट बना दिया गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये दोनों यूनिट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ टाउ के भी हमें कितने यूनिट मिल जाएंगे, 2 यूनिट मिल जाएंगे। तो पहले तो एफ का कौन सा यूनिट लगा देंगे हम, जो है जो फॉर्मूले से निकला था वो यूनिट हम यहाँ लगाते हैं। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इंटू लगा हुआ है, इंटू फॉर्मूले में ये डी आ रहा है, दूरी है। दूरी को स्टूडेंट हम किस में मेजर करते हैं, दूरी भी एक लंबाई होती है, उसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट ये क्या बन गया आपका, ये टाउ का कौन सा बन गया, ऐसा यूनिट बन गया, टाउ का ऐसा यूनिट। ये स्टूडेंट टाउ का ऐसा यूनिट हो जाता है। और यदि टाउ का हम कौन सा यूनिट बनाए, वैज्ञानिक के सम्मान में जो एफ का यूनिट बना था, तो उसके आधार पे बनाए, तो इसका टाउ का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, टाउ का ऐसा यूनिट। इसी को तो स्टूडेंट हमने क्या बोला है, देखना, इसको हमने क्या बोला, न्यूटन बोला। तो न्यूटन क्या बन गया, न्यूटन इंटू लगा हुआ इंटू, ये मीटर है तो ये मीटर। तो स्टूडेंट एक और इसका ऐसा यूनिट बन जाता है न्यूटन इंटू मीटर। ये भी इसका ऐसा यूनिट है स्टूडेंट, और ये भी इसका कौन सा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ये दोनों ऐसा यूनिट है टाउ के।
दोनों ऐसा यूनिट हैं तो दोनों को आपस में हम क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। तो टाउ का ऐसा यूनिट स्टूडेंट क्या मिल गया, टाउ के 2 ऐसा यूनिट मिले हमको, एक मिला न्यूटन इंटू मीटर और एक मिला स्टूडेंट हमको जो है, सबसे पहले हमें क्या मिला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसे लिख लेते हैं पहले, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा मिला हमें न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन को स्टूडेंट कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट टाउ का कौन सा यूनिट बन जाता है, हमारा ऐसा यूनिट बन जाता है। अब स्टूडेंट टाउ के CGS यूनिट की बात करें तो हम इसी से बना सकते हैं इसका CGS यूनिट, टाउ का CGS यूनिट इसी से निकाल सकते हैं। यहाँ SI पद्धति के अकॉर्डिंग द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो यहाँ CGS पद्धति के अकॉर्डिंग द्रव्यमान को हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। यहाँ लंबाई को मीटर में मेजर किया है आपने, तो यहाँ लंबाई को हम स्टूडेंट किस में मेजर करते हैं, C4 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चला दिया, ये क्या है अपॉन सेकंड स्क्वायर है। यहाँ समय को सेकंड में मेजर किया गया है, तो यहाँ भी समय को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बराबर ये किसके हो जाएगा, जैसे हमने बल की, यहाँ ये बल की कौन सी यूनिट हो गई आपकी जो है, बल्कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट हो गई, और वैज्ञानिक के सम्मान वाली क्या थी, न्यूटन। और ऐसे ही बल की हम कौन सी यूनिट लगाएंगे, CGS यूनिट, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। उसको स्टूडेंट हम न्यूटन की जगह पे क्या बोलेंगे, डायन बोलेंगे। वो किसके बराबर हो जाती है, डायन के बराबर हो जाती है। डायन एक हमारे एक और वैज्ञानिक थे, उनके नाम को ही क्या बना दिया गया, CGS यूनिट बना दिया गया, उनके नाम को क्या बना दिया, CGS यूनिट। तो ये न्यूटन है, यहाँ न्यूटन तो ऐसी पद्धति के अकॉर्डिंग है, और CGS पद्धति के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूटन के बदले क्या लग जाता है, यहाँ डायन लग जाता है। अब ये स्टूडेंट इनटू यहाँ क्या है, मीटर है, और मीटर में क्या मेजर करते हैं, हम लंबाई को मेजर करते हैं, और यहाँ सेंटीमीटर में लंबाई को मेजर करते हैं CGS पद्धति के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट इसी से हमने क्या बना दी, इसकी CGS यूनिट बना दी। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसकी जो है कि इसकी संबंध की, तो इसका संबंध क्या बन जाएगा, संबंध की बात करें स्टूडेंट, तो संबंध में स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मैटर किससे है, इसका संबंध किससे है, इससे न्यूटन इंटू मीटर से है, और इसका संबंध किससे है, डायन इंटू सेंटीमीटर से है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, जब हमने इसका संबंध इससे निकाल लिया तो इसका संबंध इससे निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन इंटू मीटर में हमारे इतने डायन इंटू सेंटीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ये देख लेते हैं, हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इजिकल टू कितने ग्राम इंटू क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ये जानने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं क्या, 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हम जानना चाह रहे हैं कि कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं ये वैल्यू क्या है, किलोग्राम है, किसमें, ये वैल्यू किसमें है, किलोग्राम में, और किसमें कन्वर्ट करके लेके आनी है हमें, ग्राम में। तो यहाँ सीधी सी बात हमें ये पता चल रही है कि यहाँ ग्राम से आगे क्या लगा हुआ है, किलो लगा हुआ है। और किलो स्टूडेंट क्या होता है, हमारा एक प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स को हम कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, ये हमने प्रीफिक्स वाली वीडियो में अपना क्लियर कर लिया है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में हमने इसको क्लियर किया था कि प्रीफिक्स को हम कैसे लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, कौन कौन से हमारे प्रीफिक्स होते हैं, पॉजिटिव प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन सबको हमने काफ़ी डिटेल में क्लियर कर लिया अपनी प्रीफिक्स वाली वीडियो में। आप प्रीफिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो हमारी प्रीफिक्स वाली वीडियो को देख सकते हो। तो स्टूडेंट अब इसको किलोग्राम है, किलो ये क्या है, किलो हटा दूं तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ग्राम में चेंज हो जाएगी। ये देखिए यहाँ क्या है, मीटर, और मीटर से आगे मुझे क्या लगाना है, सी लगाना है। सी बोले तो क्या होता है, सेंटी होता है। सेंटी एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, नेगेटिव प्रीफिक्स को उसके सामने लगाना है, ठीक है। यहाँ लगाना है और हटाना है, दोनों काम करने हमें प्रीफिक्स का ही खेल है। पूरा खेल चेंजिंग का, मतलब संबंध निकालने का, संबंध निकालना है तो आपको प्रीफिक्स आना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रीफिक्स नहीं आता है तो आप संबंध नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। यहाँ किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो यहाँ स्टूडेंट हमने किलो को हटाया और वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ग्राम में। तो किलो को हटाने के लिए हम किलो की वैल्यू से गुणा कर देते हैं। किलो की वैल्यू होती है 10 की पावर 3 और ये ग्राम इनटू।
अब स्टूडेंट यहाँ क्या है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, और मीटर को स्टूडेंट हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। अब मीटर के आगे सी लगाना है, मीटर के आगे क्या लगाना है, सी लगाना है। तो सी लगाने के लिए मीटर में मैं किससे भाग लगा दूंगा, सी प्रीफिक्स की वैल्यू से। सी प्रीफिक्स की वैल्यू होती है 10⁻², और जब 10⁻² को ऊपर लेके चला जाऊंगा मैं तो 10⁻+2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया, 10⁻² इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट इसके ऊपर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो इन दोनों के ऊपर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू ही तो रखी है मैंने, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। 1 मीटर में कितना होता है, इतना सेंटीमीटर होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चला दिया हमने। अपॉन क्या है, सेंटीमीटर, अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ भी अपॉन सेकंड स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ क्या होता है, जब दो क्वांटिटी, ये मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, दो क्वांटिटी जब किस में होती है, मल्टीपल में होती हैं, तो मल्टीपल में होने के कारण जो है दोनों पे स्क्वायर ये चला जाता है। ये मैथ की प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसको खोलेंगे तो 10⁻² की होल पावर 2 हो जाएगी इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर का पावर में क्या हो जाता है स्टूडेंट, मल्टीपल हो जाता है। तो पावर का पावर में मल्टीपल करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीपल किया तो 4 हो गया। अब ये सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर है, तो इसके ऊपर पावर 1 होती है, तो इसका पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो CM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बोला जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 10⁻³ ग्राम इंटू ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट वही मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो घातों को स्टूडेंट हम जोड़ेंगे तो 3 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 7। 3 में 4 जोड़ा स्टूडेंट कितना आ गया, 7। किस में आ गई वैल्यू हमारी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट हमको किस में चेंज करके लेके आना था, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। हो गया चेंज। किससे चेंज हुआ, ये प्रीफिक्स के द्वारा ही तो चेंज हुआ। अब हम कह सकते हैं, हमने क्या निकाला था, ये 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें, 10⁻⁷ इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसको हमने क्या बोला है, इसको स्टूडेंट हमने बोला है ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी, ये कहाँ गया, देखिए ये इसका कौन सा यूनिट था, टाउ का। पला गुण का कौन सा यूनिट था, ऐसा यूनिट था, और ये भी इसका कौन सा यूनिट था, टाउ का, ऐसा यूनिट। तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लगा दें, 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁷ आगे लगा हुआ है। तो स्टूडेंट इसको हमने क्या बोला है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को स्टूडेंट इसको हमने बोला है क्या, डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या रख देंगे, डाइन इंटू सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट क्लियर हो गया, रिलेशन आपका निकल आया। हम इसे इसके बराबर बोल सकते हैं, इसे इसके बराबर भी बोल सकते हैं, इसे इसके बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, जो 1 न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को आपस में हम क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। ये हो गई कहानी आपकी बलागुण के बारे में। बलागुण के बारे में हमने पूरी डिटेल में चर्चा की। बलागुण आप समझ गए होंगे, इसका रिलेशन निकालना आप जान गए, ठीक है, डेफिनेशन आपको पता चल गई, ठीक है ना। वलागुण क्या होता है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु अपने अक्ष पे जो रोटेट करती है वो किसके कारण रोटेट करती है, वलागुण के कारण रोटेट करती है। आप दरवाज़ा खोलते हो, ठीक है ना, तो दरवाज़ा खोलने के लिए आप क्या लगाते हो, बल लगाते हो, और बल कितना लगा रहे हो, उसके सेंटर से कितनी दूरी पर बल लगा रहे हो, तो उन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको हमने बोला वलागुण। ये मोटर के केस में भी चलता है आपका, मोटर के केस में भी वलागुण पूछता है, ठीक है ना। इंडक्शन मोटर का टॉर्क अलग होता है, हर मोटर का अपना अपना एक अलग टॉर्क होता है, उसका अलग अलग फार्मूला होता है। उन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये स्टूडेंट अब यहाँ से हम हटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा पूरा जो पार्ट चालू होने वाला है, पूरा इलेक्ट्रिकल का पार्ट चालू होने वाला है, ठीक है। इसमें हम चर्चा करेंगे अब जो है विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, और तुम्हारा जो है टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, धारा के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, और ससेप्टिबिलिटी के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में, परमिटिविटी के बारे में। इन सब के बारे में बड़ा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ये दावे के साथ हम कहते हैं आपसे।
तो अब स्टूडेंट हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अब देखते हैं, पहले देखेंगे हम विभवांतर को। ठीक है स्टूडेंट। ये बलागुण, ये तो पूरी फिजिक्स की कहानी आपकी ख़त्म हो गई आज। अब चलेगा हमारा इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट जो है। तो यहाँ हम देखते हैं विभवांतर को। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर, जैसा कि स्टूडेंट इसके नाम से पता हमको चल रहा है, विभवांतर, विभव में अंतर। किस में अंतर? विभव में अंतर। वोल्टेज में क्या? अंतर। तो वोल्टेज में अंतर कैसे देखते हैं, ये से समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट हमारा ये बी है। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है, ये हमारा क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज बोला जाता है, इकाई धनावेश बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट? इकाई धनावेश। इकाई धन आवेश, धन आवेश। ये इतना सूक्ष्म आवेश होता है स्टूडेंट, इसका कोई अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी जाती है? इसकी शून्य मानी जाती है। ठीक है। ये इकाई धनावेश होता है। अब इस इकाई धनावेश को ये कहाँ रखा हुआ है? बी पॉइंट पे रखा हुआ है। इसको हम कहाँ लेके आना चाह रहे हैं? ए पॉइंट पे लेके आना चाह रहे हैं। जब इस चीज़ को हम उठा के यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। उसी कार्य को हम स्टूडेंट क्या बोल देते हैं? विभवांतर बोल देते हैं। तो विभवांतर की डेफिनेशन स्टूडेंट क्या बन जाती है कि एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? विभवांतर कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या देखा? हमने कहाँ से उठा के लेके आए? इसे बी से उठा के लेके आए और कहाँ लेके आए? ए तक लेके आए। तो हमारा विभवांतर क्या हुआ? बी ए। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर, बी ए माइनस बी बी। ठीक है। यही किया हमने। कहाँ उठा के लेके आए? उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, इसके विभव को माइनस कर देंगे। बी ए माइनस बी बी बराबर क्या निकल के आया? किस आवेश को लेके आ रहे थे हम? इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य किया जा रहा है, इकाई धनावेश को लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? विभवांतर बोल रहे हैं। और बी ए माइनस बी बी को, बी ए माइनस बी बी को स्टूडेंट हम बोल देते हैं बी बोल देते हैं। क्या कह देते हैं हम? बी कह देते हैं उसको। तो ये स्टूडेंट इसका फॉर्मूला भी आ गया और यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दी। ठीक है ना। एक बार और देख लें आप जो है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई। और इसमें बहुत बच्चों को क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है और विभव और विभवांतर की ये डेफिनेशन में उलझ जाते हैं वो जो है। ठीक है ना। अब विभव की डेफिनेशन भी हम आपको क्लियर करेंगे। पहले ये देख लेते हैं इसका क्या होता है। इसका पहले हमने ये व्युत्पन्न राशि थी विभवांतर, ये देख लिया। इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब स्टूडेंट इसके हम यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? वी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? वी बराबर W/Q0। ठीक है। W को बोलते हैं हम क्या? कार्य। W क्या है हमारा यहाँ? कार्य। वर्क है, कार्य। देखो मैं थोड़ा सा हिंदी में इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। कार्य को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और आवेश को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये आवेश कैसा था? हमारा सूक्ष्म आवेश था। इसका कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था। विद्युत क्षेत्र की इसकी तीव्रता ई की वैल्यू क्या होती है? इसकी 0 होती है। ठीक है ना। ये अपना कोई क्षेत्र नहीं बनाता है कुल मिला के। हाँ, तो स्टूडेंट ये W क्या है? कार्य। और कार्य को मैंने आपको डिटेल में समझाया था। कार्य को हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट? कार्य को वैज्ञानिक के कार्य की जो यूनिट वैज्ञानिक जूल के सम्मान में क्या बन गई? ऐसा यूनिट जूल बनी थी। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या बोला? जूल, JULE, जूल। और ये क्या होता है? आवेश। स्टूडेंट आवेश के बारे में जो है, ये आवेश क्या था कि दो आवेश थे। ठीक है ना। दो बिंदु आवेश थे, रगड़ा, दोनों पे आवेश आ गया। रगड़ने पे दोनों पे आवेश, दोनों पे जो आवेश आया उनके बीच में जो लगने वाला बल है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसके बारे में हमको बताया था कूलाम ने। तो ठीक है ना। तो कूलाम वैज्ञानिक के सम्मान में ही आवेश की यूनिट क्या बन गई? ऐसा यूनिट कूलाम बनी। क्या बनी? कूलाम, कूलाम बन गई। तो स्टूडेंट इसका जो है विभवांतर का जो मात्रक बना वो क्या बन गया? ऐसा यूनिट, जूल बट्टे कूलाम। ये इसका कौन सा यूनिट बन गया? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बन गया स्टूडेंट, जूल बट्टे कूलाम।
और इसी को स्टूडेंट जो है इसको किसने परिभाषित किया था, जो विभवांतर के जो बारे में हमें बताया था वो एक वैज्ञानिक थे बोल्ट, और उनके सम्मान में उनके नाम को ही क्या बना दिया गया, ऐसा यूनिट बना दिया गया। तो ये जूल बट्टे कूलम स्टूडेंट किसके बराबर हो गया, बोल्ट के बराबर हो गया। ये भी इसकी ऐसा यूनिट हो गई और ये भी इसकी ऐसा यूनिट हो गई। तो ये विभव की हमने स्टूडेंट कौन सी यूनिट देखी, ऐसा यूनिट देख ली। दो इसकी ऐसा यूनिट होती हैं। यदि एक और आप इसकी ऐसा यूनिट निकालना चाह रहे हो तो एक और ऐसा यूनिट आपकी कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो हम पढ़ते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CB, Q बराबर CB, और Q स्टूडेंट क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज की यूनिट आपने स्टूडेंट क्या पढ़ी थी, कूलम। चार्ज की यूनिट अभी हमने क्या बताई आपको, कूलम। और ये स्टूडेंट ये C क्या होता है, C होती है धारिता। C क्या होती है आपकी, ये धारिता होती है, धारिता जिसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता जिसको इंग्लिश में कैपेसिटेंस बोलते हैं। और ये चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, आवेश बोलते हैं, आवेश, चार्ज, आवेश बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम चार्ज। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है स्टूडेंट फैरड होता है। क्या होता है, फैरड। ये भी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था, फैरड ने बताया था, ठीक है ना, कि ये धारिता क्या होती है कि आवेश को, कोई प्लेट है, ठीक है ना, कोई प्लेट है, उस पर चार्ज को स्टोर करने की कितनी क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी धारिता, और ये क्या है हमारा विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर। ये क्या है स्टूडेंट, विभवांतर। ये क्या है, विभवांतर। तो स्टूडेंट हमें विभवांतर की यूनिट निकालनी थी, तो V बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, Q/C हो गया। तो Q की यूनिट आपने क्या निकाली, कूलम। Q की यूनिट क्या है, कूलम, और बट्टे ये क्या है, C की यूनिट क्या थी, फैरड। तो कूलम बट्टे स्टूडेंट क्या बन गई, इसकी यूनिट फैरड बन गई, जिसको कि हम किसके नाम से भी जानते हैं, ये हमारी ऐसा यूनिट हो गई। और इसको हम जो है क्या बोल देते हैं, बोल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बोल्ट। बोल्ट ने इसकी जो है क्या बताई थी, बोल्ट ने विभवांतर के बारे में बताया था, इसीलिए उनके सम्मान में इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई, बोल्ट बन गई। ये स्टूडेंट यहाँ से इसकी यूनिट बन जाती है। और स्टूडेंट विभवांतर की और यूनिट आप बनाना चाहें तो विभवांतर की और यूनिट आपकी यहाँ से बन जाएगी V=IR से। V=IR क्या कहता है, V=IR ये ओम का नियम है, ओम के नियम से प्राप्त हुआ था हमें जो है, ठीक है ना। ओम के नियम से हमें विभवांतर के बारे में पता चला, V=IR। ओम का नियम भी हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो V=IR से भी निकाल सकते हैं। तो V=IR से क्या बन जाएगा स्टूडेंट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और रेजिस्टेंट की यूनिट होती है ओम। तो एम्पियर इंटू ओम भी हो जाती है। क्या हो जाती है, एम्पियर इंटू ओम। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वैज्ञानिक ओम के सम्मान में रखा गया। ये भी इसका ऐसा यूनिट हो गया। ये भी क्या होगी, किसके बराबर होगी, वोल्ट के बराबर होगी। किसके बराबर हो गई स्टूडेंट, वोल्ट। तो वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट बताएं या 1 कूलम बताएं, 1 कूलम बराबर कितना होगा। तो हम यहाँ से 1 कूलम की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 1 कूलम बराबर क्या हो गया, ये नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड वाली चीज़ मल्टीपल में चली जाती है, दूसरी साइड में ले जाते हैं। तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 फैरड हो जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी पूछ लेता है 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 एम्पियर इंटू 1 ओम के बराबर है। यहाँ से भी पूछ लेता है 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल बट्टे 1 कूलम के बराबर होगा। यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा। स्टूडेंट अब यहाँ से आपको कार्य की एक और यूनिट मिल गई, आपको एक और यूनिट, कार्य की यूनिट क्या मिल गई, जूल बराबर क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकल के आया स्टूडेंट, यहाँ से जूल किसकी यूनिट थी स्टूडेंट, कार्य की ही तो यूनिट थी। जूल किसकी यूनिट थी, कार्य की। तो जूल बराबर क्या निकल के आया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम, या कूलम इंटू वोल्ट, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जूल किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, वोल्ट इंटू कूलम के बराबर हो गया। ये जूल भी किसकी यूनिट थी, आपकी कार्य की यूनिट थी। किसकी यूनिट थी, कार्य की यूनिट थी। तो स्टूडेंट वोल्ट इंटू कूलम भी आपकी किसकी यूनिट हो जाती है, कार्य की यूनिट हो जाती है। किसकी, कार्य की यूनिट हो जाती है। कार्य को ही स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है ना। कार्य कहें या ऊर्जा कहें, बात एक ही है। तो ये स्टूडेंट या तो कार्य बोले या ऊर्जा बोले, ठीक है। ऊर्जा के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन ना लें।
सब कुछ डिटेल में मैंने सीक्वेंस से सेट कर रखा है। ये टर्म्स जब आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ मैं आपको, जो है आइडिया लग जाए। तो ये भी कार्य की यूनिट हो गई। अब स्टूडेंट एक रिलेशन हमसे यहाँ पूछ लिया जाता है कि हमें ये बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो ये पूछा जाता है हमसे, तो हम जानते हैं, हम देखते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट किसकी इकाई है। अब यहाँ देखा हमने कूलम इंटू वोल्ट किसकी इकाई थी साहब, जूल, कार्य की इकाई थी। कार्य की कहें या ऊर्जा की कहें, दोनों की बात एक ही है। तो हमसे ये पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट किसकी इकाई है, किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, ठीक है ना, किसकी यूनिट है। तो यहाँ स्टूडेंट हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर स्टूडेंट ये आवेश होता है। ये हम जब पदार्थ के बारे में जब आपको बताएंगे, मैटर के बारे में, द्रव्य के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ बना कैसे, परमाणुओं से बना, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये सारी बातें हम डिटेल में पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है तो हम इसको देखते हैं पहले। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब के बारे में बताएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट, 1.6 × 02 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ स्टूडेंट एक देखिए, एक EB किसके बराबर होता है, ये पूछा जाता है, एक EB बराबर होता है। तो एक EB को एक इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट भी लिखा जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसका वैल्यू हम रख दें यहाँ। तो एक EB बराबर हमें मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए स्टूडेंट, वोल्ट की वैल्यू तो कुछ नहीं रखी जाएगी, तो वोल्ट ही रहेगा। तो कूलम इंटू क्या हो गया, ये वोल्ट हो गया। स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस कूलम इंटू वोल्ट को ही हमने क्या बोला था, अभी यहाँ देखिए कहाँ गया, वोल्ट इंटू कूलम को स्टूडेंट आपने क्या बोला था, जूल बोला था। क्या बोला, जूल बोला। तो यहाँ हम इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, जूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है, आगे कितनी चल रही है, 1.6 × 10⁻⁻19 चल रही है। तो इस वोल्ट इंटू कूलम की जगह पे स्टूडेंट हमने क्या रख दिया, देखिए वोल्ट इंटू कूलम की जगह पे हम क्या रख देंगे, जूल रख देंगे। तो यहाँ जूल रख दें। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट बराबर क्या होता है, इतने कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट की जगह हम क्या रख देते हैं, जूल रख देते हैं। तो हम कह देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 19 जूल। तो यहाँ स्टूडेंट ये देखिए, ये जूल किसकी यूनिट है, कार्य की, किसकी यूनिट है, कार्य की। तो EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ये भी किसकी यूनिट हो गई, कार्य की यूनिट हो गई, ठीक है। कार्य कहें या ऊर्जा कहें, बात एक ही है। कार्य कहें या ऊर्जा कहें या वैद्युत ऊर्जा कहें, ये वैद्युत ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। किलोवाट घंटा भी आपने सुनी होगी, ये ऊर्जा की बड़ी इकाई बन जाती है। किलो क्या एक प्रीफिक्स है यार, प्रीफिक्स वाला खेल आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ जाओगे। तो यहाँ स्टूडेंट हमें ये क्लियर हो गया। हमने बात कर ली इसकी ऐसा यूनिट की, कौन सी यूनिट की बात कर ली, ऐसा यूनिट की। अभी मैं आपको इसकी CGS यूनिट और बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दूं मैं इसको, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको। जो है हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिए हमने, जो है ये B पॉइंट में हमारा इकाई धनावेश रखा हुआ था। इस इकाई धनावेश को हम बिंदु A पर लेकर आए थे। तो बिंदु A पर लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वो कार्य ही क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर कहलाएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में इकाई आवेश को जो कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश। ये कार्य है W और ये Q क्या है, आपका आवेश है। तो स्टूडेंट कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से इसको हम किसको, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट हमने बनाई। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसकी यूनिट होती है कूलम, और ये किसके बराबर हो जाती है, वोल्ट के बराबर हो जाती है। तो यहीं से हमने ये देखा कि जूल बराबर क्या हो जाएगा, जूल बराबर वोल्ट इंटू कूलम हो जाएगा। तो जब जूल ये कार्य की यूनिट है तो स्टूडेंट वोल्ट इंटू कूलम भी किसकी यूनिट हो जाएगी, कार्य की यूनिट हो जाएगी। कार्य कहें या ऊर्जा कहें, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। तो अब हमसे ये बात पूछी जाती है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट बोलो या कुछ भी बोलो, बात एक ही है।
तो स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन × 2 वोल्ट बराबर क्या हो गया 1.6 × 19 क्या हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है स्टूडेंट, इतना आवेश होता है। तो ये हमने आवेश यहाँ लगा दिया, तो ये वोल्ट लगा हुआ है पीछे, वोल्ट तो वोल्ट लगा दिया। तो कूलम × वोल्ट को स्टूडेंट हमने क्या बोला, कार्य बोला। कूलम × वोल्ट को हमने क्या बोला स्टूडेंट, कूलम × वोल्ट को हमने क्या बोला, जूल बोला। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कूलम × वोल्ट की जगह पे जूल रख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन × वोल्ट बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, इतना जूल हो गया। तो ये भी इसकी, ये जूल किसकी यूनिट है, कार्य की यूनिट है। तो ये भी स्टूडेंट किसकी यूनिट होगी, कार्य की। कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, तो कार्य ऊर्जा की यूनिट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने ये जो है बोल्ट बोले तो विभवांतर का यूनिट यहाँ से भी निकाला हमने जो है, क्योंकि यहाँ हमारा फॉर्मूला होता है Q = CV। ठीक है ना। Q क्या होता है, आवेश होता है जिसको हम चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। C क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, इसको हम फैराड में मेजर करते हैं, इसको हम कूलाम में मेजर करते हैं। V क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है ना। विभवांतर की जो यूनिट बनी किस वैज्ञानिक के सम्मान में बनी, ऐसा यूनिट बोल्ट के सम्मान में बनी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट इसकी CGS यूनिट के ऊपर चर्चा करते हैं, इसकी CGS यूनिट क्या बन जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं थोड़े से शॉर्टकट वे में, इसकी CGS यूनिट देखते हैं। विभवांतर की CGS यूनिट, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है और विभवांतर का CGS यूनिट देखना है। विभवांतर का CGS यूनिट, तो स्टूडेंट विभवांतर का CGS यूनिट क्या बन जाता है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में CGS यूनिट को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो EMU और एक ESU। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ ये EMU और ESU क्या है। CGS यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है, एक तो बांटा गया है EMU यूनिट में, EMU यूनिट में, और किस में, ESU यूनिट में। किस में, ESU। ठीक है ना स्टूडेंट। इस EMU यूनिट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको हम क्या बोल देते हैं, गॉसायन यूनिट के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। और इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैटिक यूनिट। अब स्टूडेंट विभवांतर की कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, CGS यूनिट की बात कर रहे हैं। तो इस CGS यूनिट को कितने पार्ट में बांटा गया है। इसके अंदर एक आती है EMU यूनिट और इसके अंदर आती है एक ESU यूनिट। और स्टूडेंट जिस किसी यूनिट की आपको, ठीक है ना, जैसे आपका क्या है, विभव है, विभवांतर है, या आपका जो है विद्युत वाहक बल है, या आप कहें धारा है, और या कहें आपका प्रतिरोध कहें, या आपकी चालकता कहें, इनकी जो CGS यूनिट आपको निकालनी है, कौन सी, EMU यूनिट निकालनी है। तो स्टूडेंट इनकी आपको कौन सी यूनिट पता होनी चाहिए, ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। बस ऐसा यूनिट के सामने हम यदि AB लगा दें, क्या शब्द लगा दें, AB लगा दें, तो वो हमारी कौन सी यूनिट बन जाती है स्टूडेंट, EMU यूनिट बन जाती है। यदि इनकी ऐसा यूनिट के सामने स्टेट शब्द लगा दें, कौन सा शब्द लगा दें, स्टेट शब्द लगा दें, तो वो स्टूडेंट हमारी कौन सी यूनिट बन जाती है, ESU यूनिट बन जाती है। तो अब हम किसकी यूनिट देख रहे हैं, CGS विभवांतर की देख रहे हैं। तो विभवांतर की ऐसा यूनिट स्टूडेंट हमें पता थी क्या थी, वोल्ट, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया, AB। तो AB वोल्ट इसकी कौन सी यूनिट बन गई, CGS EMU यूनिट बन गई इसकी। ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या था स्टूडेंट, वोल्ट था। और वोल्ट के आगे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि स्टेट शब्द लगाना है, क्या लगाना है, स्टेट वोल्ट। इसकी कौन सी यूनिट बन गई स्टूडेंट, ESU यूनिट बन गई। अब आपको करंट की बनानी है, तो करंट की AB एम्पियर, स्टेट एम्पियर, AB एम्पियर, स्टेट एम्पियर। आवेश की बनानी है, आवेश की क्या होती है, कूलाम होती है, तो AB कूलाम और स्टेट कूलाम। और इसकी ESU भी होती है आवेश की। ठीक है ना, आवेश की ESU यूनिट भी बोली जाती है। आवेश की फ्रैंकलिन भी होती है, फैराडे भी होती है। ठीक है ना, बहुत सारी यूनिट होती हैं, उन सबको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे आने वाला है सब कुछ। ठीक है, अभी चर्चा कर रहे हैं केवल विभवांतर पे। विभवांतर की CGS यूनिट हमने देख ली स्टूडेंट। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम विभव पर। ठीक है ना, विभव के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। तो विभवांतर को तो स्टूडेंट हमने जान लिया, विभवांतर क्या था, विभवांतर क्या बीमारी थी, ये सब कुछ हमें पता चल गई।
अब ये विभवांतर से ही हम विभव को क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, विभवांतर से ही हम किसको क्लियर करेंगे? विभव को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, हमने स्टूडेंट क्या माना था विभवांतर के लिए? विभवांतर के लिए हमारे पास क्या पॉइंट थे? 2 पॉइंट थे, एक तो ए पॉइंट था और एक बी पॉइंट था। इस बी पॉइंट पे हमारा क्या रखा था? इकाई धनावेश रखा था। इस इकाई धनावेश को हम कहाँ लेके आ रहे थे? एक बिंदु पर लेके आ रहे थे, ठीक है ना, इस बिंदु से एक अन्य बिंदु पर लेके आ रहे थे, ठीक है ना। तब हमने जो कार्य किया था उसी को हमने क्या बोल दिया? विभवांतर बोल दिया। ठीक, अब देखते हैं विभवांतर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था स्टूडेंट? बी बराबर मतलब बी ए माइनस बी बी। कहाँ लेके आए? बी पॉइंट पे लेके आए, और कहाँ से लेके आए? ए पॉइंट पे। तो बी ए माइनस बी बी को स्टूडेंट हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने क्या बनाया था इसका फॉर्मूला? W/Q0। ये स्टूडेंट हमने किसका फॉर्मूला बनाया था? विभवांतर का। ये विभवांतर का फॉर्मूला बनाया था। ठीक, अब स्टूडेंट हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? विभव की। किसकी? विभव की। विभव को स्टूडेंट बोलते हैं पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभव को भी हम बी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम विभव की परिभाषा कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखिए, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन आज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सुने, ये जो है ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे हमारा इकाई धनावेश रखा हुआ है। बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? इकाई धनावेश। अब हमने बी पॉइंट को क्या मान लिया? इन्फिनिटी मान लिया। क्या मान लिया? ये बी पॉइंट पे जो इकाई धनावेश रखा हुआ है हमने माना ये कहाँ रखा हुआ है? अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? अनंत। ये स्टूडेंट हमने मान लिया अनंत पे। अनंत का सिंबल ये होता है, 00 बना देते हैं इसको जो है, ठीक है ना, पास में चिपका के ये अनंत बोला जाता है इसको। तो ये अनंत पे रखा हुआ है। इस बी पॉइंट पे जो आवेश रखा हुआ है Q0, ये कहाँ मान लिया हमने? अनंत पे रखा हुआ है। कहाँ रखा है? अनंत पे रखा हुआ है। तो अनंत से ये बी पॉइंट को हमने अनंत रख दिया। तो अनंत पे जो विभव माना जाता है स्टूडेंट, अनंत पे जो विभव माना जाता है, अनंत पे ये विभव माना जाता है, कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। कितना? अनंत पर कोई आपसे पूछे कि अनंत पर विभव कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अनंत पर विभव को क्या माना जाता है? 0। ये आवेश कहाँ रखा हुआ था? अनंत पर रखा हुआ था। अनंत पर विभव क्या हो गया? 0। तो अनंत पर विभव 0 करेंगे तो VA बराबर क्या हो जाएगा? VA माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या निकल के आया? VA बराबर क्या? BA बोले या B बोले, ठीक है ना। VA बराबर क्या निकल के आया स्टूडेंट? विभव की चर्चा कर रहे हैं, विभव। तो BA माइनस BB था, तो VB को हमने क्या मान लिया? 0, क्योंकि जो कहाँ रखा हुआ था? अनंत पर रखा हुआ है। अनंत पर विभव क्या होता है हमारा? 0। तो VA बराबर क्या हो गया स्टूडेंट? VA में से 0 जाएगा तो VA ही बचेगा। VA बराबर W/ क्या आ जाएगा? Q0। तो VA बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? W/Q0। ये आ गया आपका किसका फॉर्मूला स्टूडेंट? विभव का फॉर्मूला आ गया। तो विभव की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट? इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं? अनंत से। अनंत से एक बिंदु पर, अनंत से एक बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। और विभवांतर क्या था? विभवांतर था एक बिंदु पर रखे हुए, अनंत पे नहीं था, वो अनंत पर नहीं था, एक बिंदु बी पर रखा हुआ था। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आ रहे थे और इसको अनंत से लेके आ रहे हैं। तो अनंत पे विभव क्या होता है? 0। तो 0 माइनस क्या हो गया? BA। तो BA बराबर क्या हो गया? W/Q0 स्टूडेंट। राइट, मैं मानता हूँ आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा आप। तो विभव और विभवांतर दोनों के फॉर्मूले एक ही होते हैं, तो दोनों की यूनिट भी क्या बनेंगी? एक ही बनेंगी। W का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जूल बट्टे क्या हो गया स्टूडेंट? कूलम। थ्योरी को मैं अब बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो स्किप करके जो है वीडियो को। तो जूल बट्टे क्या हो गया? कूलम। और इसी को स्टूडेंट हमने वैज्ञानिक के सम्मान में क्या बोला? बोल्ट बोला। ये दोनों इसकी कौन सी यूनिट हो गई? ऐसा यूनिट हो गई। जो विभवांतर की यूनिट होती हैं वही किसकी यूनिट होती हैं? विभव की यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आगे हम चर्चा करते हैं। इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट किसकी? जो है विद्युत वाहक बल की। किसकी बात करते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EMF से।
कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, क्या कहता है ये विद्युत वाहक बल। विद्युत को वाहक मतलब बहाने वाला क्या बल, विद्युत को बहाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब क्या करता है ये विद्युत वाहक बल, किसी बैटरी के अंदर होता है, जनरेटर के अंदर होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का लगाता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज को लेके चलता है, और उस चार्ज को जो इसके क्या होते हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो उनको दे देता है उनके, ठीक है ना, जैसे पंखा है, टीवी है, उनको क्या दे देता है, ये चार्ज दे देता है, फिर घूम के अपना सर्किट फिर पूरा कर लेता है, फिर आ जाता है, फिर चार्ज ले जाता है। तो ये क्या करता है, मेनली ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये धक्का लगाता है। इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन चलने लगता है सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज को कहाँ ड्रॉप कर देता है, अपने जो जितने भी हमारे इक्विपमेंट चलते हैं, ठीक है ना, उन इक्विपमेंट पर क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, फिर वापस आ जाता है। इसी साइकिल को चला ही चलता है ये। तो जिधर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, उसके विपरीत दिशा में क्या मूव करती है, हमारी धारा मूव करती है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव हमेशा किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, और धारा की स्टूडेंट जो दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। ये जहाँ तक कि आपको स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा आपको पता चल गई कि विद्युत को बहाने वाला बल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अब हम सेल के केस में या बैटरी के केस में विद्युत वाहक बल की चर्चा करें तो विद्युत वाहक बल की चर्चा क्या होती है, ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सेल के केस में, सेल या बैटरी के केस में। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक छोटा सा। तो ये स्टूडेंट, ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट, ये सेल का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, ये जो बड़ी प्लेट होती है, ठीक है ना, बड़ा डंडा जो बनाते हैं, ये प्लस का होता है, ये छोटा डंडा माइनस का होता है, ये सेल का सिंबल बन जाता है। अब कई सेलों को आपस में क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, कई सेलों को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो कई सेलों के संयोजन से क्या बन जाता है स्टूडेंट, हमारा कई सेलों के संयोजन से हमारी क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है स्टूडेंट। कई सेलों के संयोजन से क्या बन जाती है स्टूडेंट, बैटरी बन जाती है, ठीक है ना। इनके बीच में ये गैप होता है स्टूडेंट। गैप क्यों रखा जाता है, इसके अंदर क्या भरा होता है, इसके अंदर जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सॉल्यूशन होता है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, चिंता ना करें। तो ये केमिकल सॉल्यूशन होता है। ये केमिकल सॉल्यूशन बनता कैसे है, विलेय और विलायक को मिला के बनता है। सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर करेंगे, चिंता ना करें। तो ये बैटरी बन गई हमारी, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और कई सेलों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उससे क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। और मैंने अभी आपको बताया था कि सेल में जो है, ये बैटरी में किसी सर्किट में करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस सिरे से चलती है और किधर चलती है, माइनस सिरे की ओर चलती है, ठीक है ना। अब ये सर्किट तो अभी ये क्या है, इस टाइम ओपन है, और इसको क्लोज कैसे करेंगे हम, जो है क्लोज करेंगे, क्या लगा देंगे हम, जो लोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लोड। इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल देंगे, लोड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लोड। ये क्या कनेक्ट कर दिया हमने, जो है लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। ये लोड हमने क्या कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव सिरा है इसका, तो ये लोड से कनेक्ट कर दिया, तब इसमें से करंट क्या निकलेगी, ये बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है ना। कोई बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है, कोई 24 वोल्ट की होती है। सेल की बात करें तो सेल का जो ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.08 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। सेल वेल सब कुछ करा देंगे, चिंता ना करें। सबके ईएमएफ वाक़ई डिटेल में कराएंगे हम आपको, एकदम ट्रिकी वे में। तो ईएमएफ क्या होता है स्टूडेंट ना, ईएमएफ जो है हमने मान लिया कितना वोल्ट हो गया, इस बैटरी का 12 वोल्ट हो गया। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी, 12 वोल्ट की बैटरी जो है, अब इसका सर्किट क्या हो गया, पूरा क्लोज हो गया। तो यहाँ से क्या चलेगी, करंट चलेगी, इस सर्किट में से क्या होगी, पास होगी, और ये वापस अपने सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगी, ठीक है। जब वापस नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगी तो हम कह देंगे ये सर्किट कैसा है, क्लोज सर्किट है। कैसा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। अब स्टूडेंट मैंने क्या काम किया, मैंने इसको लोड से क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, हटा दिया इसको, जो है, ठीक है ना। अब ये बैटरी के क्या होते हैं, दोनों टर्मिनल ही तो होते हैं। तो स्टूडेंट बैटरी के टर्मिनल पे जो वोल्टेज हमें मिलते हैं वो वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, ईएमएफ के बराबर होते हैं, और उसको स्टूडेंट हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं, जब लोड से बैटरी को कनेक्ट न किया जाए तो उसके टर्मिनल पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज क्या कहलाते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो स्टूडेंट यहाँ टर्मिनल वोल्टेज भी आपका क्लियर हो गया। टर्मिनल वोल्टेज,
ठीक है स्टूडेंट। इस विभवांतर को स्टूडेंट वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज की बात हम कर रहे थे, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या था स्टूडेंट? परिभाषा आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बैटरी को जब लोड से क्या नहीं किया जाता, कनेक्ट नहीं किया जाता है, तब उसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज हमें मिलते हैं, ठीक है ना, लोड से क्या कर दिया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? टर्मिनल वोल्टेज मिलते हैं। और वो वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? हमारे ईएमएफ के बराबर होते हैं। लोड से क्या कर दिया जाए? डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। लोड से संयोजित न करने पर, ठीक है ना, संयोजित न करने पर बैटरी को, ठीक है ना, बैटरी को लोड से संयोजित न करने पर इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? ईएमएफ के बराबर होते हैं। शॉर्टकट वे में लिख दिया है मैंने, ठीक है स्टूडेंट। किसके बराबर होते हैं? टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होते हैं? ईएमएफ के बराबर होते हैं। जब हम इसको किससे कनेक्ट कर दें? लोड से कनेक्ट कर दें, ठीक है ना। किससे कनेक्ट कर दें? लोड में क्या था हमारा क्या था? ये रेजिस्टेंस था स्टूडेंट। तो इस लोड से हमने क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने पे इसमें से धारा क्या निकलेगी? धारा इसमें से निकलेगी, ठीक है ना। धारा निकलेगी। ये धारा के निकलने का क्या करता है? विरोध करता है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसमें विरोध करेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएंगे? आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। क्या? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज क्या हो जाएंगे? वी ड्रॉप। यहाँ क्या हो जाएंगे? आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे स्टूडेंट। जब लोड से हम कनेक्ट कर देंगे इसको जो, तब ये टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर नहीं होंगे? आपके ईएमएफ के बराबर नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? इस लोड पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और हम जानते हैं हमारी बैटरी के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, उसके अंदर प्लेटें होती हैं, तो उनका भी क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ शो कर दिया है। ये बैटरी का क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये बाह्य प्रतिरोध है। आर क्या है? ये बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। और ये स्मॉल आर क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है स्टूडेंट। प्रतिरोध को जो मेजर करते हैं हम किस में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। और ओम का सिंबल होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध है, इसको भी हम ओम में मेजर करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कहाँ? यहाँ चर्चा कर रहे थे, ठीक है। इसकी ईएमएफ इक्वेशन की बात कर रहे थे। बैटरी की ईएमएफ इक्वेशन की बात कर रहे थे। बैटरी की ईएमएफ इक्वेशन क्या बनेगी? तो ये देखिए, ये स्टूडेंट यहाँ हमारे टोटल वोल्टेज ईएमएफ थे। ये ड्रॉप कहाँ हुए? यहाँ भी ड्रॉप हुए, ठीक है ना। और कहाँ ड्रॉप हुई है? यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ भी करंट जाएगी, ये भी धारा के मार्ग में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ भी ड्रॉप होगा और यहाँ भी ड्रॉप होगा, ठीक है। इसको हमने टोटल स्टूडेंट क्या बोला था? कुल मिला के यहाँ टर्मिनल वोल्टेज ही तो नाम दिया था इसको। क्या नाम दिया था? टर्मिनल वोल्टेज बीटी दिया था। क्या नाम दिया था इसको हमने? बीटी, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो है कहाँ कहाँ गया? लोड से कनेक्ट किया टर्मिनल वोल्टेज में प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो ये इसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या बन जाती है? विद्युत वाहक बल की ईएमएफ इक्वेशन, विद्युत वाहक बल बोले तो ईएमएफ। तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाता है स्टूडेंट? इस टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज बोले तो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि अब लोड से कनेक्ट कर दिया इसको। तो वीटी कहें या आई इंटू आर कहें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो वीटी प्लस क्या हो जाएगा? इसमें क्या ड्रॉप हुआ हमारे जो है? इस रेजिस्टेंस में। देखिए स्टूडेंट, किसी रेजिस्टेंस में
ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और किसी रेजिस्टेंस में, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसकी रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किसी रेजिस्टेंस में धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो उसमें स्टूडेंट हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं, जो उसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, और उसका आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट हमको क्या मिल जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, वी ड्रॉप मिल जाते हैं। वी ड्रॉप कैसे मिल जाते हैं हमको स्टूडेंट, इस प्रकार मिल जाते हैं। ये रेजिस्टेंस था हमारा, इस रेजिस्टेंस में आई धारा फ्लो हो रही थी, दोनों का आपस में हमने गुणा कर दिया तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। ये बैटरी हमारी 12 वोल्ट की लगी हुई थी। तो स्टूडेंट हमने ईएमएफ इक्वेशन कैसे बनाई, इसके टर्मिनल पे जो लोड जो है वोल्टेज जितने ले रहा था वो VT था, और इसके इंटरनल बैटरी का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, R। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गई, I इंटू स्मॉल r। तो ये स्टूडेंट इसकी ईएमएफ इक्वेशन हो जाती है, विद्युत वाहक बल की इक्वेशन हो जाती है। ईएमएफ बराबर, ये बैटरी के केस में होती है, VT प्लस IR। इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, इसको इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, इसको इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, आंतरिक इंटरनल बोले तो आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बताया विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में, टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो ये सारी कहानी स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई होगी। विद्युत वाहक बल है, किस में मेजर करेंगे विद्युत वाहक बल को, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, दोनों वोल्टेज हैं। तो वोल्टेज को आपस में जोड़ा जा सकता है, तो वैल्यू किस में निकल के आएगी, वोल्टेज को जोड़ा जा सकता है, ये भी वोल्ट में आएगा, ये भी वोल्ट में आएगा। टर्मिनल वोल्टेज कहें या वोल्टेज ड्रॉप कहें, दोनों किस में मेजर होंगे, वोल्ट में ही मेजर होंगे। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट ही तो होता है, इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। तो ये वोल्ट और ये भी वोल्ट जुड़ गए, तो वैल्यू किस में आएगी, वोल्ट में ही तो आएगी। तो ईएमएफ को भी हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, वोल्ट में ही मेजर करते हैं। चाहे आपका विभव हो, चाहे विभवांतर हो, चाहे आपके टर्मिनल वोल्टेज हो, चाहे आपके वोल्टेज ड्रॉप हो, चाहे विद्युत वाहक बल हो, ठीक है ना, सबको हम किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में मेजर करते हैं। क्लियर है मामला। तो स्टूडेंट अब आगे देखें, इसमें जो है आगे चर्चा करें, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलो आज आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जहाँ तक है आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये सब आपकी जो है एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं और पूछी भी गई हैं ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट अब थोड़ा सा आवेश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आवेश क्या होता है, आवेश को स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो इसका स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिखे हैं, तो फॉर्मूला इसके आई के टर्म में लिखा हो जाता है। किसके टर्म में लिखा जाता है इसका फॉर्मूला, आई के टर्म में। तो Q बराबर क्या होता है, IT, और एक Q बराबर इसका फॉर्मूला हो जाता है NE। क्या हो जाता है फॉर्मूला, NE। तो Q बराबर CV भी होता है, Q बराबर वो भी होता है, ठीक है ना। ये Q के कई फॉर्मूले बन सकते हैं, वैसे मैनुअली फॉर्मूले क्या है ये हैं तुम्हारे जो है, ठीक है ना। यहाँ से भी निकाल सकते हो Q का फॉर्मूला। Q बराबर क्या होता है, यूनिट निकालना चाह रहे हो तो Q बराबर CV, अभी आपको मैंने बताया था। इससे भी आप इसका यूनिट निकाल सकते हो, इससे भी आप यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज है क्या, चार्ज क्या बीमारी है, चार्ज के बारे में जानते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले चार्ज को किसने खोजा स्टूडेंट, सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया था थेल्स ने, ठीक है ना। तो थेल्स ने स्टूडेंट हमको क्या बताया था, थेल्स ने दो अचालक पदार्थ लिए, ठीक है ना, दो अचालक वस्तुएं ली, ठीक है। उन दोनों को आपस में क्या किया, रगड़ा। क्या किया, रगड़ा। तो रगड़ने पे थेल्स ने हमको बता दिया कि ये वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो स्टूडेंट थेल्स ने हमको क्या बताया कि उसने दो अचालक पदार्थ लिए, दोनों अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ा, रगड़ने से उस पर क्या हो गई, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई, ठीक है ना।
अब उन्होंने तो ये बता दिया कि ये दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, आवेश होता है। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें क्या है, आवेश संरक्षित है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं को रगड़ने पे क्या हो गया, आवेश आ गया। अब ये पता नहीं चला कि कौन सी धनावेशित हुई, कौन सी ऋणावेशित हुई। तो ये बात हमको किसने बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया कि साहब एक वस्तु तुम्हारी धनावेशित हो गई है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो गई है। तो हमको कैसे पता चला कि दो अचालक वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है कि एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु क्या हो गई, ये धनावेशित हो गई या ऋणावेशित होगी। धनावेशित कौन सी वस्तु होगी, धनावेशित वही वस्तु होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, वो धनावेशित हो जाती है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो वस्तु कौन सी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना, अब ये आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी वस्तु पर धनावेश आया और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश आया। ठीक है ना, तो इसके लिए स्टूडेंट एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो थोड़ा सा सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी जो क्या है, तो जैसे कि हमने क्या किया कि दो वस्तुएं ली हमने जो, ठीक है ना, दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया, रगड़ा। तो कौन सी वस्तुएं रगड़ी जाती हैं, ये अचालक वस्तुएं ही रगड़ी जाती हैं। ठीक है ना, अचालक वस्तुओं के रगड़ने से मतलब घर्षण करने से, ठीक है ना, रब करने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी जनरेट हुई स्टूडेंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। उसका नाम हम फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी उसको हम जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब दो अचालक वस्तुएं कौन कौन सी ली, ठीक है ना, दो चार वस्तुएं हैं ऐसी जो है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव मतलब इसका किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आना, किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आना, ये उसके धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं किसकी, ये बातें होती हैं केमिस्ट्री की। ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपको अंदर नहीं जाना है, तो एक मैंने ट्रिक आपको बना के दी है, तो उस ट्रिक को आप देखें, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलोगे आप जो है। एक ट्रिक है इसकी उन पर। तो स्टूडेंट ऊन पर किसमें, ऊन पर आप कैसे लिखोगे, इंग्लिश में ऐसे ही लिखोगे। अब मैं कहूँ, आप कह रहे हो ऊन पर किस पे, ऊन पर ऊन का संबंध किससे हो रहा है, देखो ऊन का संबंध किससे है, ऊन धन। देखो ना इसमें भी आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो ऊन पर कौन सा आवेश आ जाता है स्टूडेंट, धन आवेश। कौन सा आवेश, धन आवेश। और जबकि अब बचा क्या है, इसमें दो शब्द है ना, ऊन पर, और स्टूडेंट बचा इसमें पर, तो पर पे कौन सा आवेश आ जाएगा स्टूडेंट, पर पे ऋण आवेश आ जाता है ऑटोमेटिक। आप ही तो बता रहे हो कि जब एक वस्तु को आप रगड़ रहे हो दूसरी वस्तु से, तो एक वस्तु पे धनावेश आ जाता है, दूसरी वस्तु पे ऋणावेश आ जाता है। तो ऊन से रगड़ रहे हो किसी वस्तु को, तो ऊन पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश, ऊन धन। ठीक है ना, ऊन पर कौन सा आवेश, धनावेश, तो पर पे कौन सा आवेश आ जाएगा स्टूडेंट, ऋण आवेश आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना, कौन सा आवेश, ऋण आवेश। सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। ठीक है ना, आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ कहते हैं। तो ऊन पर कौन सा आवेश, धनावेश, तो पर पे कौन सा आवेश, ऋणावेश। यहाँ देखिए आपने क्या बोला था, ऊन, और संबंध किससे किया था, पर से। किससे संबंध किया था, पर से। तो ऊन का मतलब ऊन, किससे संबंध था इसका, ऊन का मतलब ऊन। हिंदी में आप ऐसे ही लिखोगे, इंग्लिश में आपने ऐसे लिखा, प फॉर प्लास्टिक, ए फॉर एम्बर, जिसको हिंदी में करवा बोलते हैं, आर फॉर रबड़। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट देखिए, प फॉर प्लास्टिक को किससे रगड़े हम, ऊन से रगड़े हैं। ठीक है, और स्टूडेंट एम्बर को हम किससे रगड़े हैं, ऊन से रगड़े हैं। रबड़ को किससे रगड़े हैं स्टूडेंट, ऊन से रगड़े हैं। तो स्टूडेंट आपने ही तो बताया अभी जो है, आपने ही तो बताया है कि ऊन पर कौन सा आवेश, धनावेश। तो ये वस्तु कैसी हो गई हमारी रगड़ने पे, ये धनावेशित हो गई, और ये वस्तुएं पर वाली कौन सी हैं, आपने ही तो बोला है कि पर वाली वस्तुएं कौन सी होंगी, ऋणावेशित। ये पर वाली वस्तुएं थी, ये कौन सी आवेशित हो गई, ऋण आवेश। इन पर कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। और स्टूडेंट इस पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश। स्टूडेंट आपने ही तो बोला है ऊन पर ट्रिक थी हमारी, क्या थी ट्रिक,
ऊन पर, किस पर? ऊन पर। तो ऊन पर धनावेश, ऊन का संबंध किससे? धन से। ऊन में भी 2 वर्ड हैं, इसमें भी 2 वर्ड हैं। ऊन पर धनावेश, तो पर पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। क्लियर? तो ऊन पर कौन सा आवेश? धनावेश। तो ऊन का संबंध किससे हो रहा था? पर से। प फॉर प्लास्टिक, ए फॉर एम्बर, आर फॉर रबड़। स्टूडेंट ए फॉर एबोनाइट भी होता है। क्या होता है? एबोनाइट, एबोनाइट। ठीक है स्टूडेंट। आर फॉर क्या होता है हमारा? आर फॉर रेशमी कपड़ा भी होता है, रेशमी कपड़ा। ठीक है स्टूडेंट। ए फॉर एबोनाइट भी होता है, आर फॉर रेशमी कपड़ा भी होता है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि जब प्लास्टिक को ऊन से रगड़ा तो धनावेशित हो गई, एम्बर को हमने ऊन से रगड़ा तो धनावेशित हो गई ऊन, रबड़ को किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा, तो फिर ऊन कैसी होगी? धनावेशित हो गई। तो ये तीनों वस्तुएं कैसी हो गई आपकी जो है? ये सभी वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऋणावेशित। इन 3 वस्तुओं को ऊन से रगड़ेंगे तो ऊन पे धनावेश आ जाएगा, और इन 3 वस्तुओं को पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। अब स्टूडेंट बात आती है, अब इनको किससे रगड़ा? एबोनाइट को, क्या रहा है? व फॉर बिल्ली की खाल। एबोनाइट को स्टूडेंट किससे रगड़ते हैं हम? बिल्ली की खाल से। किससे? बिल्ली की खाल। किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ दें। बिल्ली की खाल कहें या फर कहें, क्या कहें? फर भी एक पदार्थ है हमारा, इससे रगड़ दें। तो स्टूडेंट जब आप बता रहे हो पर वाली चीज़ें कैसी हैं? ऋणावेशित हैं। तो बिल्ली की खाल कैसी होगी स्टूडेंट? धनावेश ही होगा। इस पर भी, इस पर कौन सा आवेश होगा? धन ही नहीं होगा। बस जब पर पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो एबोनाइट की छड़ पे कौन सा आवेश होगा स्टूडेंट? धन आवेश नहीं होगा क्या? क्लियर? रेशमी कपड़े को हम किससे रगड़ते हैं? रेशमी कपड़ा, कपड़ा फॉर कांच, किससे रगड़ते हैं? कांच से रगड़ते हैं। तो कांच पे भी कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। भाई ये तो पर वाली हैं चीज़ें। तो पर पे तो कौन सा आवेश है? आपने अभी बोल दिया यहाँ। पर पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो पर पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। तो ये एबोनाइट को किससे रगड़े हैं? बिल्ली की खाल से। रेशमी कपड़े को हम कांच से रगड़ रहे हैं तो इस पर भी धनावेश आएगा। और स्टूडेंट एम्बर को हम किससे रगड़ देते हैं? चमड़ा, किससे? चमड़े से और रगड़ देते हैं। तो इस पर भी स्टूडेंट कौन सा आवेश आ जाएगा? हमारा धनावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश आएगा? ये वस्तुएं कौन सी हो गई हमारी? धनावेशित हो गई। ये वस्तुएं कौन सी हो गई हमारी? धनावेशित। कहीं आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, एकदम सिंपल वे में ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, आगे फिर देखेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आनंद करें।